नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि सहसंबंध या कोरिलेशन क्या है और कोरिलेशन किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोरिलेशन। सहसंबंध या सहसंबंध में हम वो चीज़ देखेंगे कि एक व्यक्ति या एक ग्रुप के दो वेरिएबल्स या दो चरों के बीच में जो सहसंबंध होता है उसे हम कहते हैं सहसंबंध। सहसंबंध यानी कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी चीज़ हम लोग सहसंबंध के द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले सहसंबंध में हम देखते हैं तीन टाइप के समांतर होते हैं कोरिलेशन। पहला जो है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा निगेटिव कोरिलेशन और तीसरा जीरो कोरिलेशन। अर्थात धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। तो धनात्मक सहसंबंध क्या है? जब हम एक वेरिएबल के प्रभाव को दूसरे वेरिएबल पर देखते हैं और एक वेरिएबल का प्रभाव दूसरे वेरिएबल पर सकारात्मक पड़ता है, उसे हम कहते हैं धनात्मक सहसंबंध। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब एक वेरिएबल या एक चर का मान बढ़ रहा है तो दूसरे चर का भी मान बढ़ेगा, या एक वेरिएबल या एक चर का मान घट रहा है तो दूसरे वेरिएबल या दूसरे चर का मान भी घटेगा। ये हो जाएगा धनात्मक सहसंबंध। दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध। जब एक वेरिएबल का मान बढ़ने से दूसरे वेरिएबल का मान घटेगा उस समय कहा जाएगा ऋणात्मक सहसंबंध। और शून्य सहसंबंध जिसमें कि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि इस एक वेरिएबल के मान बढ़ने से या एक चर के मान बढ़ने से दूसरे चर के मान में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि किस तरीके से धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक या जीरो सहसंबंध आता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का देखिए, ये हमने ले लिया एक तरीके से x y। अब ये धनात्मक सहसंबंध है। इसमें देखिए x1 और y1। ये एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल x है। इसमें हम देखिए कि x1 इतना है तो y1 इतना है। अब हम x1 का मान बढ़ा रहे हैं, x2 कर दिया हमने, तो y2 का भी मान बढ़ रहा है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जब एक वेरिएबल का मान है कम तो दूसरे का भी कम है, एक का मान हमने बढ़ाया तो दूसरे का भी मान बढ़ गया, अर्थात ये धनात्मक सहसंबंध है। अगर इसी को हम अपोजिट करके देखें कि एक वेरिएबल का मान अधिक है दूसरे वेरिएबल का भी मान अधिक है, दूसरे का हमने एक का हमने कम किया दूसरे का भी मान कम हो गया, इस केस में हम इसको धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। दूसरा आता है निगेटिव कोरिलेशन। इसको देखिए, ये x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें इस तरीके से डायग्राम बनेगा और इसमें x1 और y, हम x1 का मान बढ़ाते हैं, x2 कर दिया हमने बढ़ा के, और y2 का मान देखिए। अब आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्या है। x1 लिया, y1 आ गया इसका। अब हमने एक वेरिएबल का मान बढ़ाया, x1 से x2 कर दिया और y2, तो देखिए x2 बढ़ाया तो y2 y1 से कम हो गया। अर्थात एक वेरिएबल के मान को हमने अगर बढ़ाया तो दूसरे वेरिएबल का मान घट रहा है, या एक चर के मान को बढ़ाने से दूसरा चर अगर घट रहा है तो उसमें
ऋणात्मक या नकारात्मक सहसंबंध होगा। तीसरा जो सहसंबंध आएगा 0, वो आपका इस तरीके से बनेगा कि उसमें हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि इसके मान का धनात्मक या सहसंबंध या कोई एक लीनियर सहसंबंध आएगा। ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 कोरिलेशन हो गया। और इसमें कि जिगजैग या पैरेलल आ सकता है। इसमें हम नहीं स्पष्ट कह सकते हैं कि एक मान बढ़ने से दूसरे का मान धनात्मक या सकारात्मक या नकारात्मक रूप से बढ़ रहा है। अब इसी के साथ इस तरीके के अगर इस पर कुछ सवाल आएंगे तो उसको हम किस तरीके से हल करेंगे। तो इसके कई फार्मूले हैं कोरिलेशन निकालने के। तो इसमें जो मुख्यतः यूज किया जाता है वो तो एक है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए, या फिर दूसरा है रैंक ऑर्डर मेथड। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का फार्मूला है ये। और इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा, इसको हम R से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला हो जाएगा समेशन x y अपॉन n सिग्मा x सिग्मा y। ये जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है इससे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला हो जाता है समेशन x y अपॉन n सिग्मा x सिग्मा y। और जो यहाँ पर x होगा वो होता है x माइनस mx, और स्मॉल y जो होता है वो होता है y माइनस my। इस प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का जो फार्मूला दिया है या जो इसकी खोज की है वो है कार्ल पियर्सन। इसके साथ ही एक दूसरा फार्मूला है या एक दूसरा मेथड है, वो है रैंक ऑर्डर मेथड, और उसको स्पीयरमैन ने दिया है और उसका भी फार्मूला हम जान लेते हैं। रैंक ऑर्डर मेथड, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, थोड़ा टेढ़ा भी होगा, और इसका फार्मूला होगा 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। इसमें जो d होगा वो रैंक का डिफरेंस होगा। अगर हम एक का रैंक R1 मान लें और दूसरे का रैंक R2 मान लें तो इसका डिफरेंस हो जाएगा और n हमें पता होगा तो उससे आराम से निकाल लेंगे। एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं तो हमें पहले से मालूम है कि उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैक्सिमम 1 हो सकता है। अगर हम उसको इस तरीके से करें तो 0 2 प्लस माइनस 1, अर्थात कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 से ज़्यादा नहीं निकलता है। अगर किसी दो वेरिएबल्स के बीच में या दो चरों के बीच में हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं तो उसका मैक्सिमम कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 आएगा। 1 से अगर आपका अधिक आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमने गलती कर दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट रैंक डिफरेंस मेथड से किस तरीके से निकाला जाता है। इसका जो रैंक ऑर्डर मेथड है इसको स्पीयरमैन ने कहा था, स्पीयरमैन ने इसको बताया है। तो अगर कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जाता है कि रैंक डिफरेंस मेथड ना करके सीधे कहेंगे कि स्पीयरमैन मेथड से आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालिए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम रैंक ऑर्डर या रैंक डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।